महामारी से निपटने के लिए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था और 1 साल बाद फिर से लॉकडाउन की आहट है। और ऐसा क्यों है, ये हम आपको दिखाते हैं, आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालात क्या हो रहे हैं वो भी देखिए। इन आंकड़ों की तरफ गौर कीजिए क्योंकि ये डरा रहे हैं। ठीक 1 साल पहले कोरोना के जहां 24 घंटे में 90 केस सामने आए थे, वहीं अगर आज की बात करें यानी कि ठीक 1 साल बाद 50,000 मामले। तो जहां तक कुल केस की बात है तो 1 साल पहले कोरोना के 681 मामले थे और ठीक 1 साल बाद यानी कि 25 मार्च को कोरोना के कुल केस 1,17,00,000 से ज्यादा हैं। अगर महामारी से मौत की भी बात कर ले तो उसका भी आंकड़ा आपको डराएगा। आप इन्हीं आंकड़ों पर गौर कीजिए। कोरोना से 25 मार्च 2020 की अगर बात करें तो 12 लोगों की जान गई थी, जबकि ठीक 1 साल बाद अगर इन्हीं आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो फिगर्स आप देख लीजिए क्या है, 1,60,000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। तो हालात क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो कोरोना फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रहा है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए बीमार सामने। सिर्फ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा, क्योंकि 32,000 वहां पर नंबर्स है और 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और देश में 275 लोगों की जान गई है। और अकेले महाराष्ट्र की अगर बात करें, इस महामारी से 75 पॉजिटिव कोरोना लोगों की जान भी गई है। हालात हैं, अगर हम देश की बात करें कोरोना से किस तरीके से लगातार, हालांकि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, बावजूद इसके ढिलाई एक सबसे बड़ा कारण है जो लोगों की अपनी तरफ से हो रही है। तो आज ही के दिन कोरोना के खिलाफ जंग के लिए देशबंदी शुरू हो गई थी। तो एक वायरस ने सब कुछ ठप करके रख दिया था, लोग घरों में कैद हो गए थे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। क से कोरोना जो खतरा लाया, ख से खौफ संक्रमण से पैदा हुआ, ग से ग्रहण जो जिंदगी पर लगा, घ से घर दफ्तर का काम जहां से चला, च से चीन वायरस जहां से आया, छ से छींक आए तो रखना ख्याल, ज से जान रखना है सबका ध्यान, झ से झुंड जिससे रहना है दूर, ट से टोकना जो तोड़े रूल, ठ से ठानना मास्क है लगाना, ड से डॉक्टर बन गए संकट मोचक, ढ से ढिलाई कोरोना की रफ्तार बढ़ाई, त से तरक्की कारोबार के लिए है जरूरी, थ से थूकना आदत है छोड़ना, द से दवाई वायरस से लड़ाई, ध से धंधा जो पड़ गया मंदा, न से नमस्कार यही वक्त की दरकार, प से पढ़ाई ऑनलाइन कराई, फ से फिल्म OTT पर आई, ब से बचाव सबसे बड़ा उपाय है, भ से भारत जीतेगा ये लड़ाई, म से मास्क लगाना है भाई, य से यारी 2 गज की दूरी में समझदारी, र से रिस्क उठाना पड़ेगा भारी, ल से लॉकडाउन लक्ष्मण रेखा याद आई, व से वैक्सीन हिंदुस्तान ने बनाई, श से शहर टूटा सबसे बड़ा कहर, श से षड्यंत्र नहीं मिला वायरस का एड्रेस, स से सफाई सबसे बड़ी दवाई, ह से हैंड वॉश करते रहना बार बार, श से क्षमता टीकाकरण है बढ़ाना, त्र से त्रस्त साल भर दुनिया रही पस्त, ज्ञ से ज्ञान रहना है कोरोना से सावधान। वैसे 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन कोरोना अब भी डरा रहा है। कोरोना से लड़ने के कई हथियार तो आ गए, लेकिन कोरोना की नई रफ्तार ये बता रही है कि अगर लापरवाही यूं ही बढ़ती गई तो खैर नहीं। देखिए, लॉकडाउन से वैक्सीन तक के सफर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए
आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा है आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन। सरकार के सुझाव का पालन करें। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इसे कर्फ्यू ही समझिए। चौबीस मार्च 2020 की मध्य रात्रि से दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन भारत में लगा दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि अगले 21 दिनों तक 130 करोड़ की आबादी को घरों के अंदर अपनी जिंदगी गुजारनी थी। घर के बाहर कदम रखने का मतलब था सलाखों के पीछे जाना। तब किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस के संकट से कितने दिनों तक लड़ना और जूझना होगा। भविष्य को लेकर मन में जिज्ञासा और आशंकाओं का ही डेरा था। देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में गांव वापस जाने की बेताबी थी, तो विदेश में रहने वाले भारतीयों को वतन लौटने का इंतजार। लेकिन लॉकडाउन ने जिंदगी को हाउस अरेस्ट कर दिया था। एक साल बाद आज वही देश वायरस से वैक्सीन तक महामारी से मुकाबले का सबसे बड़ा योद्धा बनकर पूरी दुनिया में उभरा। एक साल पहले लॉकडाउन के दौरान वैक्सीन एक सपना था, एक आस थी। आज भारत अपने देश में 45 साल से ऊपर सभी का टीकाकरण करने को तैयार है। एक साल पहले कोरोना से लड़ाई को लेकर भारत में डर और खौफ था। आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई की राह भारत दुनिया को दिखा रहा है। भारत में 1 अप्रैल से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होगा। क्या हम कोरोना को हराने से बस एक कदम दूर हैं, या फिर लापरवाही और असावधानी ने हमें दोबारा महामारी के अंधे कुएं की तरफ धकेल दिया है? याद करिए संपूर्ण लॉकडाउन का वो दृश्य जिसके बारे में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बेकाबू हुए कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया था। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को वार्निंग दी थी, लेकिन लोगों की लापरवाही ने महामारी के कमबैक को दावत दे दी। देश के नक्शे पर महामारी का कहर डराने वाला है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 32,000 नए केस सामने आए। मुंबई में कोरोना काल में नया पीक देखा गया। दिल्ली में 1200 से ज्यादा कोरोना के नए केस। गुजरात में करीब 1800 कोरोना के मामले सामने आए। तमिलनाडु में करीब 1636 कोरोना के नए केस दर्ज हुए। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना बेकाबू। कोरोना के एक साल बाद ऐसी तस्वीरें दिखेंगी, ये कुछ महीने पहले तक नहीं लग रहा था। कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया था, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर बड़े और कड़े फैसलों का दौर शुरू हो गया। महाराष्ट्र के बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन। नासिक में 31 मार्च तक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में रविवार को लगेगा लॉकडाउन। एमपी में त्योहारों में पब्लिक गैदरिंग पर पूरी तरह लगाई रोक। गुजरात में सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने पर भी लगी रोक। क्या एक साल में हमने जो सबक सीखा, अब उसी सबक को भूलने की वजह से नए खतरे को दावत दे दी? आज इसे समझने के लिए आपकी याददाश्त को दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक
और बढ़ाना पड़ेगा। दुकानें बंद रहेंगी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। लॉकडाउन के ऐलान वाली तारीख के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। 25 मार्च 2020 की तारीख का स्मरण कराएंगे ताकि आप उस भयावह स्थिति को याद करके सावधान हो जाएं। एक साल पहले 25 मार्च 2020 को वो तारीख लोगों के जहन में ताजा हो गई, जब गृह मंत्रालय के आदेश पर सब कुछ बंद कर दिया गया था, यानी संपूर्ण लॉकडाउन। सड़कों पर यातायात से लेकर कारोबार तक सब कुछ ठप। ट्रांसपोर्ट, बाजार, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम, सब कुछ बंद। इसे यूं समझिए, सार्वजनिक क्षेत्र में हर गतिविधि पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा चुकी थी। देश में सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। रोड पर गाड़ियों के पहिए पूरी तरह थम गए। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क को पहली बार यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। यात्रियों की हवाई उड़ान अनिश्चित काल के लिए रद्द थी। समंदर के रास्ते यातायात इससे अछूता नहीं था। सिर्फ आपातकाल सेवाओं पर रोक नहीं थी। एक साथ पूरे देश की रफ्तार पर लॉकडाउन ने ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर ऐसे सन्नाटे की कल्पना किसी ने अपने सपने में भी नहीं की थी। अदृश्य खतरे ने 130 करोड़ लोगों को घरों की 4 दीवारी में कैद कर दिया। सड़कों पर सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की गाड़ियां दौड़ती दिखाई देती, या फिर एम्बुलेंस। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जो ये गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर हम मौजूद हैं। और देखिए कि कल तक जो थोड़ी सी एंट्री एग्जिट की सुविधा थी, अब सिर्फ जो सबवेज हैं वो खुले हुए हैं। जो मुख्य रास्ता है उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। खास तौर पर जो पैदल लोग हैं, जिसकी वजह से एक मानव त्रासदी सी नजर आई थी दिल्ली की सड़कों पर और खासकर सीमाओं पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच, तो उसके कारण कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो पैदल रास्ते से न जाने पाए, ये एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना था। पहला मोर्चा कोरोना के अनजान खतरे से निर्णायक लड़ाई लड़ना, जिसकी कोई कारगर दवाई पूरी दुनिया में मौजूद नहीं थी। दूसरा मोर्चा लॉकडाउन के बाद 130 करोड़ के देश में खाने की सप्लाई चेन को बनाए रखना। और तीसरा मोर्चा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से जन्मे असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पलायन का रास्ता खोजना। आप लोग क्या काम करते हैं वैसे? मजदूरी करते हैं, ऐसी है ना, तो ऐसी लोकल फोकल ठेकेदार है, वो भी नहीं सुनती बात, वो भी भाग गया गाँव। मोदी सरकार ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय लिया, वो कई मायनों में बहुत बड़ा था। आजादी के बाद भारत ने जो 4 युद्ध लड़ा, उनमें भी रातों में ब्लैकआउट के सिवाय लोग बेधड़क यहाँ वहाँ घूमते थे और आवाजाही भी बहुत हद तक प्रभावित नहीं हुई। यहाँ तक कि उद्योग का पहिया भी कभी नहीं रुका, जैसा लॉकडाउन में हुआ। आपातकाल के दौर में भी सख्त पाबंदियां लगाई गईं। बावजूद इसके ट्रांसपोर्ट समेत दूसरी गतिविधियां जारी रहीं। लेकिन लॉकडाउन में तो अमूमन सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई। सड़कों को बैरिकेटिंग से बंद कर दिया गया। पुलिस शहर शहर अनाउंसमेंट कर रही थी। और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की तस्वीरें देश भर से आती रहीं। संपूर्ण लॉकडाउन के एक दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। अगले 3 महीनों तक हर महीने अनाजों की मौजूदा सीमा को दोगुना किया। 5 किलो गेहूं या चावल समेत 1 किलो दालें अतिरिक्त देने का ऐलान हुआ। 20.4 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में अगले 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए, किसान सम्मान योजना से 2000 रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने तय किया कि अब जरा भी और वक्त गंवाए बिना 25 मार्च 2020 से 21 दिनों का नेशनल लॉकडाउन लगा दिया जाए, वो बखूबी जानते थे कि देश में हेल्थ के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के बलबूते कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई मुश्किल नहीं, असंभव है।
क्योंकि दुनिया की महाशक्तियां सरेंडर कर चुकी थीं। सोचिए 130 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 29,000 मरीजों के इलाज के लिए आईसीयू की सुविधाएं थीं, वो भी देश के अलग अलग राज्यों में। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज के मुताबिक 25 मार्च 2020 को देश में कोविड के लिए 37,618 आइसोलेटेड बेड, 9,512 आईसीयू बेड और 8,432 वेंटिलेटर थे, यानी 84,000 पर एक आइसोलेटेड बेड देश में था। और तो और देश में सिर्फ 3,34,000 पीपीई किट मौजूद थी, तो हॉस्पिटल में 11,95,000 N95 मास्क। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। एक बड़ा हथियार था। पूर्ण लॉकडाउन में बुनियादी स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा करना था। लॉकडाउन का वक्त महामारी से मुकाबले की तैयारी के लिए था। कोरोना के संक्रमण को देश भर में फैलने से रोकना था। देश भर में कोरोना की टेस्टिंग लैब के लिए नेटवर्क खड़ा करना था। वेंटिलेटर से लेकर पीपीई किट को देश में ही तैयार करना था। 130 करोड़ के देश में N95 मास्क को उपलब्ध कराना था। कोरोना महामारी का वक्त आत्मनिर्भर होने का था। 24 मार्च 2020 को अचानक लगाए गए लॉकडाउन को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क मौजूद हैं, लेकिन अब दुनिया के आंकड़ों को देखने पर लगता है कि लॉकडाउन ने वायरस को तेजी से फैलने से रोका और देश को अपने स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने चमकाने का मौका दिया। 25 मार्च से 21 दिन यानी 3 हफ्ते का लॉकडाउन देश भर में लगा, लेकिन कोरोना के संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन की डेट को 3 बार आगे बढ़ाना पड़ा। दूसरी बार लॉकडाउन 19 दिन के लिए बढ़ाया गया, तीसरी बार 14 दिन के लिए और चौथी बार भी 14 दिन के लिए, यानी 25 मार्च से लेकर 31 मई यानी 68 दिनों तक 130 करोड़ की आबादी अपने घरों के अंदर रही। न सिर्फ देश भर में अलग अलग जगहों पर मॉल्स खुलेंगे, इसी के साथ तमाम दफ्तर भी खुलने वाले हैं, धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं मॉल भी। तैयारी पूरी की जा रही है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करके सब कुछ धीरे धीरे ठीक से अनलॉक 1 के अगले फेज में खोला जा सके। पहले लॉकडाउन, उसके बाद फिर अनलॉक आया। वक्त की बढ़ती सुई के साथ कैलेंडर की तारीखें बदलती गई। लॉकडाउन को 1 साल गुजर गए। बीते वक्त में भारत ने कोरोना पर विजय के रूप में 10 कदम आगे बढ़ाए। कदम नंबर 1, देश भर में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा खड़ा किया। कदम नंबर 2, कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भारत पूरी तरह तैयार। कदम नंबर 3, स्वदेशी वैक्सीन बनाकर मेडिकल क्षेत्र में दम दिखाया। कदम नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। कदम नंबर 5, दुनिया के तमाम मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई। कदम नंबर 6, कोरोना की सबसे बड़ी आपदा को अवसर में बदला। कदम नंबर 7, जान भी और जहान भी के मंत्र से लड़ी पूरी लड़ाई। कदम नंबर 8, भारत को लेकर दुनिया की अवधारणा को बदला। कदम नंबर 9, महामारी से निपटने के लिए असरदार मॉडल बनाया। कदम नंबर 10, विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में पीछे नहीं रहे। भारत के 10 कदमों की वजह से आज वैसा भय का माहौल नहीं है जैसा 1 साल पहले था। आज भी दुनिया के मुकाबले भारत संभली हुई सिचुएशन में है। अगर 2 आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि महामारी से मुकाबला अभी तक चल रहा है। 25 मार्च 2020 को देश में 90 नए केस सामने आए थे। आज 50,000 से ज्यादा नए केस देश भर में आए। 25 मार्च 2020 को देश भर में कुल 681 केस आए थे। आज देश भर में कुल केस की संख्या 1,17,00,000 से ज्यादा है। 25 मार्च 2020 को कोविड से कुल मृत्यु 12 थी। आज देश भर में कोरोना से हुई मृत्यु का नंबर 1,60,000 से ज्यादा है। आज के आंकड़ों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है
कि मुश्किल दौर बीत गया। कोविड के मामलों का ग्राफ आज कुछ राज्यों में दूसरी लहर तक पहुंच गया। भले ही टीके की खुशी हो, लेकिन संक्रमण की नई लहर का कहर बताता है कि महामारी अब भी हमारे बीच मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। देश भर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा डरा रहा है क्योंकि यहां पर एक दिन में करीब 32,000 नए केस सामने आए हैं। मुंबई की बात करें तो रिकॉर्ड 5100 से ज्यादा बीमार पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना ने अपनी चाल तेज कर दी है और बाकी राज्यों का हाल क्या है, वहां भी तकरीबन मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। ठीक एक साल पहले देश में सन्नाटा छा गया, वीरानगी छा गई। दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, समूचे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। और अब ठीक एक साल बाद देश तो खुला है, लेकिन साथ साथ कोरोना भी बेकाबू हो रहा है। वैक्सीन आ गई, लेकिन कोरोना कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। त्योहारों को देखते हुए डर और बढ़ गया है। शहरों में भीड़ न बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी है और राज्य सरकारों ने भी त्योहारों पर पाबंदियां लगा दी हैं। होली और शब ए बारात एक साथ आई है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहाँ का हाल तो बेहद ही बुरा है। कोरोना जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 नए केस आए हैं, जबकि 95 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना केस की संख्या बढ़कर 2,47,299 हो गई है। जो छोटे शहर है महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुंबई में 3,500 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 28,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सेकेंड वेव इस वक्त आई हुई है और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन लगने के एक साल बाद भी हालत इतनी सुधरी नहीं है। दिल्ली सरकार ने भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1254 नए मामले सामने आए हैं। 18 दिसंबर के बाद ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 10,973 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने पब्लिक गैदरिंग्स को बैन कर दिया है। ये किया गया है आगे आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए। होली आने वाली है, शब ए बारात आने वाली है और कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी चालू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। गुजरात में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। मॉल और सिनेमा घर को सैटरडे संडे में बंद करने का आदेश दिया गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1790 मामले सामने आए हैं। अकेले अहमदाबाद में 506 कोरोना के नए केस आए हैं। गुजरात में इस वक्त कोरोना के 8,823 एक्टिव केस हैं। होली को लेकर सरकार की ओर से आदेश है, सिर्फ होलिका दहन किया जा सकता है, लोगों को इकट्ठा होने पर मनाही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 737 नए केस आए हैं, तो राजस्थान में 669 कोरोना के नए मामले आए हैं, जबकि तमिलनाडु में 1636 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अगर स्थितियां ऐसी ही बिगड़ती जाएंगी तो फिर कड़ी सख्ती के लिए उन जगहों को तैयार रहना होगा जहां नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वायरस के खिलाफ इंसान की जंग भी लगातार जारी है। आपको अपने आसपास ही सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के कई मामले मिल जाएंगे और हैरत की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सीख देने के कार्यक्रमों में भी उल्लंघन के मामले साफ नजर आते हैं। 2 गज की दूरी तो है नहीं, साथ ही साथ किसी के चेहरे पर मास्क आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ मामलों को शेयर करती हमारी यह रिपोर्ट देखिए। इंदौर की 56 दुकान मार्केट में लोगों के बीच 2 गज की दूरी रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज गोला बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग खड़े हैं उनके बीच भी दूरी नाप लीजिए।
नाप क्या लीजिए, भांप लीजिए कि कार्यक्रम सरकारी है, योजना को बस कागज पर दिखाने की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान चला है ताकि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो तोड़े उन्हें रोका टोका जाए। लेकिन रोको टोको तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं चल सका, कहीं और क्या चलेगा। यहाँ भी नाप लीजिए, 2 गज की दूरी 2 लोगों के बीच मिल जाए तो ही कहिएगा। कोला बनाने के बाद माननीय सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा ही रहे थे कि मीडिया का सवाल उन्हें शूल की तरह चुभ गया। सर एक बात है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जगह जगह किया जा रहा है, क्या सख्ती की जाएगी? अभी जो आप गोले बना रहे थे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। देखिए धज्जियां नहीं तो देखिए कुल मिलाकर के अभी आप कहेंगे कि सिंचाई की मास्क हटा करके इंटरव्यू। अभी आप देखिए, अभी आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं। देखिए तो आप भी खड़ा है मेरे पास, आप क्या हुआ है मेरे पास। आजकल चुनाव भी चल रहे हैं, रैलियां भी चल रही हैं। कोविड के प्रोटोकॉल, उसकी गाइडलाइन का हश्र क्या है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो गज की दूरी के बिना सब चल रहा है तो फिल्म का प्रमोशन भी चलेगा ही। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में कन्नड़ फिल्म युवा रत्ना के कलाकार पुनीत राजकुमार के फिल्म प्रमोशन का ये दृश्य देख सकते हैं। ये वीडियो गुजरात के तापी में शादी के दौरान हुए डांस का है। वीडियो वायरल हुआ है तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। जिम्मेदारी सिर्फ उनके लिए नहीं जिनकी बातें हमने अपनी इस रिपोर्ट में की है, बल्कि ये पोस्ट कोरोना युग का नागरिक शास्त्र है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ना खुद को मुसीबत में डालना है। सभी लोग कृपया ध्यान दें कि कोविड महामारी का संक्रमण दोबारा तेजी से बढ़ रहा है। इस स्थिति में अपने आप की एवं दूसरों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक दवाई है, फिर भी कड़ाई तो जरूरी है। सूरत से गोपी खंड और इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक सभी लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। बात कोरोना की कर लेते, क्योंकि नया साल शुरू होने पर कोरोना के केस घटने लगे थे, लेकिन फिर से मार्च महीने में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अब लॉकडाउन के ऐलान के 1 साल पूरे होने पर कोरोना का इस तरह बढ़ना जाहिर सी बात है डराने वाला है। हमारे सहयोगी रोहित सरदाना ने एम्स डायरेक्टर गुलेरिया से इसी मुद्दे पर खास बात की। स्वागत है डॉक्टर गुलेरिया आपका आज तक पर एक बार फिर से। आज हम एक बार फिर उस समय बात कर रहे हैं जब देश फिर 50,000 के आसपास कोरोना केस एक दिन में देख रहा है। आखिर इसकी वजह आपको क्या लगती है, ये क्यों हुआ? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब वैक्सीन आ गई है, अब कोविड खत्म हो गया है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मास्क लगाना बिल्कुल बंद हो गया है। हम देखते हैं बाहर जाएं तो बिल्कुल क्राउड इकट्ठे हो गए हैं, लोग 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर रहे हैं और हाथ धोना भी बिल्कुल कम हो गया है। वायरस कहीं गया नहीं है, वायरस हमारे बीच ही है और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वायरस एकदम फैलना शुरू हो जाता है और इसी तरह से एकदम केसेस बढ़े हैं। इसके साथ साथ हमें पता है कि वेरिएंट्स आ रहे हैं, यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट है और वो वेरिएंट जो है एक जगह पे नहीं रहेंगे, हमारे देश में भी आएंगे और ये वेरिएंट्स जो है ये ज्यादा जल्दी फैलते हैं। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे और वेरिएंट्स हमारे देश में आएंगे तो वो भी एकदम जल्दी फैलेंगे और केसेस बढ़ेंगे। इसके साथ साथ सीरो सर्वेलेंस डेटा ने ये क्लियरली दिखाया है कि 70% से ज्यादा जो हमारे देश की आबादी है उनमें एंटीबॉडीज नहीं है, वो अभी भी वायरस से इन्फेक्शन होने के लिए हो सकते हैं, वो ससेप्टेबल हैं। इसीलिए इतनी ज्यादा तादाद में लोग हैं जिनको इन्फेक्शन अभी हो सकता है और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे तो केसेस तो बढ़ना है, वो तो बिल्कुल नेचुरल है। आपने नए वेरिएंट की बात की, इन नए वेरिएंट से कितना डरने की जरूरत है? नए वेरिएंट्स से हम जब देखते हैं तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ क्लिनिकल कंसर्न, कि कई वेरिएंट्स तो डेवलप होते हैं तो हमें पता है कि एक वायरस है जो आरएनए वायरस है, ये म्यूटेट करेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि हर महीने 2 या 3 दफा ये वायरस म्यूटेट करता है, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कई स्पाइक प्रोटीन में होती हैं और जगह होती हैं जो वायरस को क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट बना देती हैं और उसमें हम 3-4 चीजें देखते हैं।
एक तो ये देखते हैं कि वायरस में ऐसा म्यूटेशन तो नहीं हुआ कि अब वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, ज्यादा जल्दी फैलने लग गया। वो स्पाइक प्रोटीन में चेंज आता है कि वो ह्यूमन सेल के साथ ज्यादा आराम से चिपक जाता है और इंसान के शरीर में जल्दी फैलना शुरू हो जाता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि ऐसा वेरिएंट तो नहीं है जो ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन करता है, ज्यादा विरुलेंट है। उस वेरिएंट के होने से ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होती है, डेथ रेट बढ़ जाता है। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि ऐसा वेरिएंट तो नहीं है जिसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म हो। उसका ये मतलब हुआ कि वो वेरिएंट जो बॉडीज में एंटीबॉडीज बनती हैं उसको एस्केप कर जाता है। मान लो किसी को पहले कोविड हुआ है, क्या ये एक नया वेरिएंट जो है उसको फिर से इन्फेक्शन कर सकता है, री इन्फेक्शन हो सकती है? या किसी को वैक्सीन लग चुकी है लेकिन वैक्सीन के बावजूद क्या उसको फिर इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो वैक्सीन के असर को कम कर देता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हम देखते हैं, और अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें ये है कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, कि ज्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए एक कारण ये भी माना जाता है कि इसके कारण केसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसमें अभी क्लियर कट हमारे देश से डेटा नहीं है, हम इसको लिंक करना पड़ता है एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से कि जहां जहां वेरिएंट दिख रहे हैं वहां क्या केसेस भी बढ़ रहे हैं और वो क्या उसके साथ लिंक्ड है या नहीं है, उस डेटा की जरूरत है। और साथ साथ हमें डेटा ये भी कलेक्ट करना चाहिए कि इससे वायरस की वैक्सीन की एफिकेसी पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम ग्लोबल डेटा देखें तो ग्लोबल डेटा ये सजेस्ट करता है कि वैक्सीन की एफिकेसी में बहुत ज्यादा फर्क अभी तक नहीं पड़ता, वैक्सीन अभी भी कामयाब रहेंगी, उनकी एफिकेसी थोड़ी बहुत कम हो सकती है लेकिन अभी तक भी हमारे पास बफर है और वैक्सीन इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन इसको आगे फॉलो अप करने की जरूरत है कि आगे जैसे वेरिएंट्स डेवलप होते हैं तो वैक्सीन पे उसका क्या असर होगा। कुछ हद तक जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं इसका मतलब, लेकिन इस पूरी परिस्थिति में डॉक्टर साहब वैक्सीन को लेकर इतनी उदासीनता क्यों है? कई जगह राज्यों को जितनी वैक्सीन दी गई है उतनी खपाना तो दूर, वो उसकी आधी भी वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, जबकि आज हम जब बात कर रहे हैं एक दिन में 23 लाख तक वैक्सीन लग रही है। ये बात सही है, ये वैक्सीन हेजिटेंसी है और कई लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड खत्म हो रहा है, हमें वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है, या जो हम कहते हैं इन्फोडेमिक है, सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि वो सोचते हैं कि शायद वैक्सीन से खतरा है। कई लोगों को मैं जानता हूं जो मुझे कहते हैं कि हम अपने जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाएंगे कि हमें लगता है वैक्सीन से उनको ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। मैं उनको यही समझाता हूं कि वैक्सीन से उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर उनको कोविड हो गया तो उनको बहुत सीरियस कोविड हो सकता है जो जानलेवा हो सकता है, तो उनके लिए वैक्सीन लगाना तो बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ज्यादा जोर से लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, साइंटिफिक डेटा देना चाहिए जिससे वो समझे कि वैक्सीन लगाना स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप में कितना जरूरी है।